नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की दुनिया में एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनमें संविधान के कई महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का जिक्र है और हमारा मकसद है इन जटिल लगने वाले प्रावधानों के पीछे छिपे असली मतलब और उनके महत्व को समझना। बिल्कुल, संविधान सिर्फ आप कह सकते हैं नियमों की किताब नहीं है। ये वो नींव है जिस पर हमारा देश, हमारे अधिकार और हमारी सरकार टिकी हुई है। हाँ, हम कुछ बेहद ज़रूरी हिस्सों पर ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और देश के संचालन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी बातों से। अनुच्छेद 1 जी। ये कहता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाँ। ये संघ शब्द ये क्यों इतना खास है? देखिए, ये इसलिए खास है क्योंकि ये दिखाता है कि भारत किसी समझौते का नतीजा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि राज्य कभी भी चाहें तो अलग हो जाएं, जैसा कि कुछ और देशों में फेडरेशन में होता है। अच्छा, यहाँ राज्य भारत का अभिन्न अंग हैं, उन्हें अलग होने का अधिकार नहीं है। ये भारत की एकता और अखंडता को मजबूती देता है। हाँ ये बात तो है। और साथ ही अनुच्छेद 3 वो संसद को ये शक्ति देता है कि वो ज़रूरत के हिसाब से नए राज्य बना सकती है या मौजूदा राज्यों की सीमा और नामों में बदलाव कर सकती है। अच्छा, मतलब लचीलापन भी है। बिल्कुल, ये लचीलापन ही भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ बनाता है। राज्य बदल सकते हैं पर संघ नहीं। और इसी भारत के नागरिकों के बारे में संविधान क्या कहता है? नागरिकता की बात अनुच्छेद 11 में आती है ना? हाँ, अनुच्छेद 11 एक तरह से संसद को पूरी शक्ति देता है नागरिकता से जुड़े सभी मामलों पर कानून बनाने की। मतलब कौन नागरिक होगा, कैसे बनेगा, ये सब। जी हाँ, कौन नागरिक होगा, कैसे नागरिकता मिलेगी या खत्म होगी, ये सब तय करने के लिए संसद ने कानून बनाए हैं। जैसे वो नागरिकता अधिनियम है 1955 वाला, हाँ हाँ, सुना है। जिसमें समय समय पर बदलाव भी होते रहे हैं। चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे अक्सर संविधान का दिल कहते हैं, मौलिक अधिकार, हाँ, फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल। इसकी शुरुआत ही होती है समानता के वादे से। जी, क्यों? अनुच्छेद 14 कानून के सामने बराबरी। सही कहा। अनुच्छेद 14 में दो बातें हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इसका सीधा मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं और राज्य मतलब सरकार किसी के साथ मनमाना बर्ताव नहीं करेगी। अच्छा, अगर कोई कानून मान लीजिए सरकार या अधिकारियों को बिना किसी गाइडलाइन के अनलिमिटेड पावर दे देता है, तो वो इस समानता के सिद्धांत के खिलाफ माना जा सकता है। यानी रूल ऑफ लॉ की गारंटी। बिल्कुल, कानून का शासन। और ये समानता सिर्फ कानून तक ही नहीं। अनुच्छेद 15 वो तो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है। बिल्कुल, ये सामाजिक समानता की बुनियाद है। जैसे दुकानें हैं, होटल हैं, कुएं, सड़कें, इन सार्वजनिक जगहों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि इसी अनुच्छेद में ये भी है कि राज्य महिलाओं, बच्चों और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, SC/ST समुदायों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। हाँ, ताकि असली में समानता आ सके। हाँ, बिल्कुल, बराबरी लाने के लिए। यही सिद्धांत अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता पर भी लागू होता है। वहां भी आरक्षण के जरिए पिछड़े वर्गों को बराबरी पर लाने की कोशिश की जाती है। और एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार वो अनुच्छेद 17 में दिखता है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत। ये तो भारतीय समाज के लिए एक कह सकता क्रांतिकारी कदम था। ये सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही एक सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने का संकल्प है। हाँ, ये बहुत जरूरी था। इसके तहत छुआछूत को एक दंडनीय अपराध बनाया गया है। ये दलित समुदायों को गरिमा और बराबरी दिलाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। अब आते हैं अनुच्छेद 21 पर, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी। इसकी व्याख्या तो मैंने सुना है समय के साथ बहुत बहुत वाइड हो गई है। हाँ, ये शायद मौलिक अधिकारों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और विस्तृत अनुच्छेद है। सुप्रीम कोर्ट ने खासकर मेनका गांधी मामले के बाद, जो 1978 में आया था, हाँ, मेनका गांधी केस, उसकी व्याख्या को बहुत विस्तार दिया है। अब इसमें सिर्फ जीने का अधिकार ही नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। गरिमा के साथ जीने का अधिकार, इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? मतलब अंदाजन। अरे बहुत कुछ। इसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी। हाँ, वो पुट्टास्वामी केस। जी, पुट्टास्वामी केस 2017 में जिसे स्थापित किया गया। विदेश यात्रा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और यहाँ तक कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार भी इसी में शामिल माना गया है। अच्छा,
और मेनका गांधी केस ने यह भी साफ किया कि किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने वाली जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, वो मनमानी नहीं होनी चाहिए। वो उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होनी चाहिए। यानी ये अमेरिकी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के करीब आ गया। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं उसके काफी नजदीक है। और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 21A, जो शिक्षा के अधिकार की बात करता है। बिल्कुल, ये 86वें संशोधन से जोड़ा गया 2002 में। ये अनुच्छेद 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। तो ये दिखाता है कि जीवन के अधिकार में शिक्षा भी शामिल है। हाँ, शिक्षा के बिना गरिमापूर्ण जीवन संभव नहीं है, ये माना गया। ये अधिकार तो बहुत मजबूत लगते हैं, लेकिन अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो, मतलब वायलेशन हो, तो वो क्या कर सकता है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। यहीं पर अनुच्छेद 32 की भूमिका आती है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। एकदम सही। अनुच्छेद 32 इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सीधे। और सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए विशेष आदेश या रिट जारी कर सकते हैं। जैसे वो होते हैं ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस, परमादेश। हाँ, रिट्स। जी हाँ, इस उपचार के अधिकार के बिना बाकी सारे मौलिक अधिकार शायद बेमानी हो जाते। सही बात है। अधिकारों को लागू कराने का अधिकार ही ना हो तो। बिल्कुल। अच्छा, मौलिक अधिकारों के बाद आते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DSP। ये संविधान के भाग 4 में है। ये मौलिक अधिकारों से कैसे अलग है? देखिए, मुख्य अंतर ये है कि निदेशक तत्व, जैसा अनुच्छेद 37 खुद कहता है, अदालतों द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, इन्फोर्सेबल नहीं है। अच्छा, मतलब कोर्ट नहीं जा सकते अगर सरकार इन्हें लागू न करे। नहीं जा सकते, लेकिन ये देश के शासन में मूलभूत माने गए हैं, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। और कानून बनाते समय राज्य से ये उम्मीद की जाती है कि वो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा। ये एक तरह से राज्य के लिए नैतिक और प्रशासनिक गाइडलाइंस हैं कि उसे कैसा लोक कल्याणकारी राज्य बनना है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन से हैं जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में है? कुछ उदाहरण? कई हैं, जैसे अनुच्छेद 39A कहता है समान न्याय और गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की बात। हाँ, लीगल एड। जी। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है, जो स्थानीय स्वशासन की नींव है। पंचायती राज। हाँ। फिर अनुच्छेद 33A है, जो उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी की बात करता है। और 33B सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की। और अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला, वो तो आजकल काफी चर्चा में रहता है। UCC ये हमेशा से एक संवेदनशील और बहस का मुद्दा रहा है। जी। संविधान निर्माताओं ने उम्मीद जताई थी कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान पर्सनल लॉ बनाने की दिशा में काम करेगा। और उत्तराखंड ने इस पर कदम उठाया है, जैसा स्रोत बता रहे हैं। हाँ, हाल ही में उत्तराखंड ने इस दिशा में कानून बनाया है। अच्छा। कुछ और महत्वपूर्ण निदेशक तत्व? जी, जैसे अनुच्छेद 48A है, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार की बात करता है। आज के समय में तो ये बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे। और अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का आधार है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अच्छा, तो अधिकारों और राज्य के कर्तव्यों के साथ साथ क्या संविधान नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य बताता है, फंडामेंटल ड्यूटीज? हाँ, बिल्कुल। 1976 में वो 42nd संशोधन हुआ था। हाँ, इमरजेंसी के टाइम वाला। जी, उसी में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग IVA, और उसमें अनुच्छेद 51A डाला गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। कितने कर्तव्य हैं? शुरू में 10 थे, अब 11 हैं। वो 11वां बाद में जोड़ा गया 86वें संशोधन से, जो बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है। और इनमें क्या क्या शामिल है? मोटी मोटी बातें। दिन में है संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और गान का सम्मान करना, देश की एकता बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, इस तरह की बातें। तो ये भी DSPP की तरह ही है, मतलब कोर्ट नहीं जा सकते इन्हें लागू करवाने? हाँ, ये भी निदेशक तत्वों की तरह नैतिक जिम्मेदारियां हैं, नागरिकों के दायित्व हैं, अधिकार नहीं। कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। चलिए, अब जरा सरकार के कामकाज पर आते हैं। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, सरकार चलाने वाले,
इसमें राष्ट्रपति की भूमिका कितनी अहम है? राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, हेड ऑफ स्टेट। उनके पास कई महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जैसे अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है, पार्डनिंग पावर। हाँ, सजा माफी वाली। जी, जिससे वो सजा माफ या कम कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। जब संसद सत्र में ना हो तो वो अस्थायी कानून बना सकते हैं। उनका चुनाव कैसे होगा वो अनुच्छेद 54 में है, और उन पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट कैसे चलेगा वो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध कैसा होता है? अनुच्छेद 78 है, उसका खंड ख कहता है कि ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो देश के प्रशासन और कानूनों से जुड़ी वो सारी जानकारी राष्ट्रपति को दें जो राष्ट्रपति मांगे। अच्छा, मतलब जानकारी देना जरूरी है। हाँ, ये कार्यपालिका में समन्वय और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करता है। अब आते हैं विधायिका पर, लेजिस्लेचर यानी कानून बनाने वाली संस्था, संसद। इसके बारे में कुछ खास बातें? जी, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। एक खास बात है अनुच्छेद 249 की, जो राज्यसभा को एक विशेष शक्ति देता है। क्या शक्ति? अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची का, स्टेट लिस्ट का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, नेशनल इंटरेस्ट का है, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। अरे वाह, मतलब राज्य के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है? हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में। ये भारत के संघीय ढांचे में केंद्र को थोड़ी ज्यादा शक्ति देता है, लेकिन प्रक्रिया काफी सख्त है। और बजट वगैरह? हाँ, बजट, जिसे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, वो अनुच्छेद 112 में है। धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। और सदस्यों को क्या विशेषाधिकार यानी प्रिविलेजेस मिलेंगे वो अनुच्छेद 105 में है। ठीक है। अब तीसरी कड़ी, न्यायपालिका, जुडिशरी, कानूनों की व्याख्या करने वाली और न्याय सुनिश्चित करने वाली संस्था। न्यायपालिका लोकतंत्र का एक, कह सकते हैं, सबसे अहम स्तंभ है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित है। वो देश की सर्वोच्च अदालत है। इसकी मुख्य शक्तियां क्या हैं? कई हैं, जैसे मौलिक अधिकारों को लागू कराना, वो हमने अनुच्छेद 32 में देखा। निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनना, अनुच्छेद 132 में है। और राष्ट्रपति को सलाह देना, अनुच्छेद 143 के तहत। और हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के पास भी अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की वैसी ही शक्ति है जैसी सुप्रीम कोर्ट के पास 32 में है। बल्कि कुछ मामलों में तो हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन थोड़ी व्यापक भी है। एक शब्द आता है न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। इसका भी जिक्र आता है स्रोतों में। ये क्या है? ये न्यायपालिका की वो शक्ति है जिसके तहत वो संसद या विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों और सरकार के कामों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। मतलब चेक कर सकती है कि कानून संविधान के हिसाब से है या नहीं। बिल्कुल। अगर कोई कानून या सरकारी आदेश संविधान के किसी प्रावधान का, खासकर मौलिक अधिकारों का, उल्लंघन करता है तो अदालत उसे रद्द कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। ये शक्ति मुख्य रूप से अनुच्छेद 13 से निकलती है और इसे संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर, का हिस्सा माना जाता है। संविधान में कुछ महत्वपूर्ण आयोगों का भी जिक्र है, जैसे वित्त आयोग, चुनाव आयोग। हाँ, ये संवैधानिक निकाय हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के बंटवारे की सिफारिश करता है। फाइनेंस कमीशन। जी। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, अनुच्छेद 324 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। फिर लोक सेवा आयोग हैं, यूपीएससी, और राज्यों के एसपीएससी, अनुच्छेद 315, जो सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती करते हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी 338, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी 340 जैसे निकाय भी हैं जो हाशिए पे मौजूद समुदायों के हितों की रक्षा करते हैं। ये तो हुआ ढांचा। हाँ। पर क्या संविधान हमेशा एक जैसा रहता है या इसमें बदलाव भी हो सकता है? नहीं, संविधान एक जीवित दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। इसे समय और समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है, और बदला भी गया है कई बार। कैसे? क्या प्रक्रिया है? अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट की प्रक्रिया दी गई है। ये थोड़ी जटिल है। कुछ हिस्सों को बदलने के लिए संसद के साधारण बहुमत की जरूरत होती है, सिंपल मेजॉरिटी। हाँ। कुछ के लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है, मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का कम से कम 2/3 बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। जी।
और कुछ सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, खासकर जो संघीय ढांचे से जुड़े हैं, उन्हें बदलने के लिए इस विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी होती है। अच्छा, मतलब राज्यों की भी सहमति चाहिए। हाँ, ये प्रक्रिया संविधान को स्थिरता भी देती है और जरूरत पड़ने पर लचीलापन भी। और आपातकाल के बारे में क्या प्रावधान है? इमरजेंसी प्रोविजंस? संविधान में 3 तरह के आपातकाल का जिक्र है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। ये युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी। हाँ। दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। ये तब लगता है जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम न कर पाए। प्रेसिडेंट्स रूल। जी। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360, जब देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो। हालांकि ये आज तक लगा नहीं है। हाँ, सुना है 356 का काफी इस्तेमाल और कभी-कभी दुरुपयोग भी हुआ है। हाँ, इसी के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआर मुंबई मामले में 1994 में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए थे और कहा था कि इसे लागू करने के फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अच्छा, ये जरूरी था। बिल्कुल। तो हमने संविधान की एक तरह से संक्षिप्त यात्रा की, उसकी नींव से लेकर नागरिकों के अधिकार, सरकार के अंग और उसमें बदलाव की प्रक्रिया को समझा। ये सब हमारे स्रोतों में जो जानकारी दी गई थी उसी पर आधारित था। हाँ, हमने देखा कि कैसे ये अनुच्छेद मिलकर एक जटिल लेकिन मजबूत ढांचा बनाते हैं। समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व जैसे जो हमारे मूल्य हैं, उन प्रावधानों में झलकते हैं। उम्मीद है कि इस चर्चा से इन महत्वपूर्ण संवैधानिक विचारों को समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। बिल्कुल। और जैसा कि कहा जाता है, संविधान एक जीवित दस्तावेज है। ये सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि लगातार विकसित होने वाले विचारों का एक प्रवाह है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए जी, कि भविष्य में समाज की जो नई चुनौतियां हैं, नई जरूरतें हैं, वो इन संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या और उनके अमल को, उनके इम्प्लीमेंटेशन को कैसे प्रभावित करेंगी। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सोचने और खोजते रहने लायक विषय है। अगली बार फिर मिलेंगे। जरूर। नमस्कार। 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 आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। हमारे पास इस विषय पर कुछ नोट्स हैं, कुछ सवाल जवाब भी हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन अनुसूचियों की जो अहमियत है और जो इनके खास प्रावधान है, उन्हें आसान भाषा में समझा जाए। बिल्कुल। संविधान में इन अनुसूचियों का एक बहुत खास मकसद होता है। ये दरअसल उन जानकारियों या नियमों की लिस्ट हैं जिन्हें संविधान के जो मुख्य अनुच्छेद हैं उनमें रखना शायद बहुत लंबा हो जाता या कह लीजिए असुविधाजनक होता। अच्छा। हाँ, तो ये सूचियां क्या करती हैं? शासन और प्रशासन की जो बारीकियां हैं उनको एक व्यवस्थित तरीके से सामने रखती हैं और संविधान को ज्यादा बोझिल भी नहीं बनाती। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं फिर। सबसे पहले ये बताइए कि हमारे संविधान में अभी कुल कितनी अनुसूचियां हैं और क्या ये मतलब शुरू से ही इतनी थी? देखिए, जब संविधान बना और लागू हुआ, यानी जो मूल संविधान था, तब उसमें 8 अनुसूचियां थी। सिर्फ 8? हाँ, 8। लेकिन संविधान कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो एक बार बन गई और बस। वो एक जीता जागता दस्तावेज है। सही बात है। तो समय के साथ देश की जरूरतें बदलीं, नई चुनौतियां आईं और फिर नए कानूनों की जरूरत भी महसूस हुई। तो इसी के चलते संविधान में संशोधन हुए, अमेंडमेंट्स हुए और इन्हीं संशोधनों के जरिए 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई। अच्छा, 4 और? जी। तो आज भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 8 से 12 तक का सफर। दिलचस्प है। अब इन 12 में से एक का जिक्र बहुत होता है, 7वीं अनुसूची का, खासकर जब केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों या क्या कहते हैं, शक्तियों के बंटवारे की बात होती है। ये इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 7वीं अनुसूची जो है वो हमारे संविधान का जो संघीय ढांचा है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर, उसकी एक तरह से बुनियाद है। बुनियाद कैसे? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कानून बनाने की जो शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स, उनका एक साफ साफ बंटवारा करती है। अच्छा, इसका मकसद ये है कि दोनों ही सरकारें, मतलब केंद्र भी और राज्य भी, अपने अपने दायरे में रहकर ठीक से काम कर सकें और टकराव कम से कम हो। ठीक है। और इसी बंटवारे को आसान बनाने के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, हाँ ये नाम तो सुने हैं। थोड़ा और बताइए इनके बारे में। संघ सूची में क्या आता है? संघ सूची, जैसा नाम से ही पता चल रहा है,
इसमें वो विषय हैं जिन पर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव राइट, मतलब एकाधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, यानी हमारी संसद के पास। सिर्फ संसद के पास? हाँ, ये वो मामले होते हैं जो पूरे देश के लिए अहमियत रखते हैं, जिन पर एक नेशनल पॉलिसी की जरूरत होती है। आप सोचिए, अगर देश की रक्षा, डिफेंस या विदेश मामले अलग अलग राज्यों के हाथ में होते तो क्या होता? हाँ, वो तो गड़बड़ हो जाती। इसीलिए ये विषय सिर्फ केंद्र के पास हैं। इसके अलावा बैंकिंग है, बीमा, करेंसी छापना, रेलवे, डाकतार विभाग, जनगणना, ये सब राष्ट्रीय महत्व के विषय इसी में आते हैं। और भी कुछ? हाँ, जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, स्टॉक एक्सचेंज, डाकघर, बचत बैंक, ये सब भी। और हाँ, खानों और तेल क्षेत्रों में जो लेबर और सेफ्टी का रेगुलेशन है, वो भी केंद्र का ही काम है। आज की तारीख में देखें तो इसमें करीब 100 विषय हैं। 100 के करीब? अच्छा, यानी बड़े और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे केंद्र के पास। तो फिर राज्य सूची में क्या है? वो विषय जो राज्यों के लिए ज्यादा मायने रखते होंगे? बिल्कुल, राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिनका संबंध मुख्य रूप से किसी राज्य विशेष से होता है, या कह लीजिए स्थानीय स्तर से होता है। इन पर कानून बनाने का अधिकार सामान्य तौर पर राज्य के विधानमंडल को, स्टेट लेजिस्लेचर को दिया गया है। जैसे कि? जैसे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, यानी लोक व्यवस्था, पुलिस, लोगों का स्वास्थ्य, साफ सफाई यानी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, खेती-बाड़ी मतलब कृषि, मछली पालन यानी मत्स्य पालन, और भूमि सुधार। अच्छा। एक दिलचस्प बात बताऊं, सट्टेबाजी और जुआ भी राज्य सूची का ही विषय है। अरे वाह, ये नहीं पता था। हाँ, इसके अलावा रेलवे पुलिस, ध्यान दीजिएगा, रेलवे केंद्र सूची में है, पर रेलवे पुलिस राज्य सूची में है। अच्छा, ये फर्क है। जी। फिर जेल यानी कारागार और गैस की आपूर्ति जैसे विषय भी राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हैं। फिलहाल इसमें लगभग 61 विषय गिने जाते हैं। 61, ठीक है। तो ये हुई केंद्र और राज्य की अपनी अपनी लिस्ट। फिर ये तीसरी वाली समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, ये क्या चीज है? इसका क्या मतलब हुआ? समवर्ती सूची आप यूं समझ लीजिए, एक तरह से साझा जमीन है, एक कॉमन ग्राउंड। साझा मतलब दोनों का अधिकार? हाँ, इसमें वो विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। दोनों? क्यों? क्रिया, क्रिमिनल लॉ। अब क्राइम तो कहीं भी हो सकता है ना, तो दोनों का अधिकार क्षेत्र है। शिक्षा और वन यानी फॉरेस्ट्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जो इसी सूची में है। शिक्षा भी, हाँ ये तो है। इनके अलावा शादी, तलाक, गोद लेना जैसे पारिवारिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, आर्थिक और सामाजिक योजना बनाना, जानवरों पर क्रूरता रोकना, दिवालियापन यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, खाने पीने की चीजों में मिलावट रोकना, कारखाने यानी फैक्ट्रीज, और सामाजिक सुरक्षा और बीमा जैसे कई अहम विषय इसमें शामिल हैं। आज इसमें करीब 52 विषय हैं। 52? लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर एक ही विषय पर केंद्र ने भी कानून बना दिया और राज्य ने भी, और मान लीजिए दोनों कानूनों में कोई टकराव हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट, तब किसका कानून माना जाएगा? ये बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी सवाल है। हमारा संविधान इस स्थिति के लिए बिल्कुल साफ है। अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के बनाए कानूनों में टकराव होता है, तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। यानी केंद्र का कानून ऊपर रहेगा? हाँ, ऐसी स्थिति में केंद्रीय कानून राज्य के कानून पर भारी पड़ेगा, मतलब प्रिवेल करेगा। ये प्रावधान इसलिए है ताकि राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता मिले। ठीक है। एक और रोचक बात बताऊं, ये जो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट है ना, हाँ, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरणा लेकर अपनाया है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से? ये तो नई जानकारी है मेरे लिए। चलिए एक और स्थिति सोचते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा नया विषय आ जाए जिसके बारे में संविधान बनाते समय सोचा ही नहीं गया था। आजकल तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है और वो इन तीनों लिस्ट्स में से कहीं भी फिट नहीं बैठता। ऐसा तो हो ही सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और होता भी है। ऐसे विषयों को कहते हैं अवशिष्ट विषय या अवशिष्ट शक्तियां, मतलब रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स या पावर्स। अवशिष्ट शक्तियां? हाँ, ये वो मामले हैं जिनका जिक्र तीनों सूचियों में से किसी में भी नहीं है। हमारा संविधान का अनुच्छेद 248 इस बारे में साफ कहता है कि इन अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल भारत की संसद के पास होगी। सिर्फ संसद के पास? हाँ। राज्यों को कोई अधिकार नहीं? जी नहीं, राज्यों को इसमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे जैसे नई तकनीकें आती हैं, जैसे आपने कहा साइबर क्राइम या स्पेस टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कुछ पहलू, वो अक्सर इन्हीं अवशिष्ट शक्तियों के दायरे में आ जाते हैं। समझ गई।
तो शक्तियों का बंटवारा तो काफी सोच समझ कर किया गया लगता है। अब जरा 10वीं अनुसूची की तरफ चलते हैं। राजनीति में जो लोग रुचि रखते हैं वो इसका जिक्र अक्सर सुनते हैं, दल बदल विरोधी कानून। ये कब और क्यों लाया गया था? 10वीं अनुसूची, जिसे आम बोलचाल में दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, वो भारतीय राजनीति के खास दौर की उपज है। इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। 1985 में उस समय ऐसा क्या हो रहा था? उस दौर में, मतलब 70 और 80 के दशक में, आयाराम गयाराम की राजनीति बहुत ज्यादा होने लगी थी। हाँ, सुना है इसके बारे में। मतलब चुने हुए प्रतिनिधि, विधायक या सांसद कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, अक्सर अपने निजी फायदे के लिए या फिर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए दल बदलते थे। तो इसी आदत पर, इसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए और राजनीतिक निष्ठा को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए ये कानून लाया गया। तो क्या ये कानून सफल रहा? मतलब क्या इसने दल बदल को पूरी तरह रोक दिया या इसमें भी कुछ बदलाव करने पड़े बाद में? देखिए, कानून लाना एक बात है और उसका असरदार होना दूसरी। जो शुरुआती कानून था 1985 वाला, उसमें एक कह सकते हैं कि खामी थी या लूप होल था। क्या? उसमें यह प्रावधान था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़कर जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। उसे पार्टी का विभाजन यानी स्प्लिट मान लिया जाएगा और उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। अच्छा, 1/3। हाँ, अब इस प्रावधान का काफी दुरुपयोग हुआ, क्योंकि पार्टियों के लिए या नेताओं के लिए 1/3 सदस्य जुटाना उतना मुश्किल नहीं होता था, खासकर छोटी पार्टियों में। तो इस कानून की धार को तेज करने के लिए 2003 में 91वां संविधान संशोधन लाया गया। 2003 में उसने क्या बदला? इस संशोधन ने वो जो विभाजन वाला प्रावधान था ना, 1/3 वाला, उसे खत्म ही कर दिया। पूरी तरह खत्म? जी। अब सिर्फ विलय यानी मर्जर की स्थिति में ही दल बदल कानून से छूट मिल सकती है, और उसके लिए भी शर्त बहुत कड़ी कर दी गई कि पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्यों का किसी दूसरी पार्टी में विलय होना जरूरी है। 2/3, वो तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, तो अब व्यक्तिगत तौर पर या छोटे मोटे ग्रुप में दल बदल करना बहुत मुश्किल हो गया इस कानून की वजह से। और अगर कोई सदस्य दल बदल करता पाया जाता है तो उसे अयोग्य ठहराने का, मतलब डिस्क्वालीफाई करने का फैसला कौन लेता है? दल बदल के आधार पर किसी संसद सदस्य या विधायक की अयोग्यता का फैसला करने का अधिकार संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दिया गया है। मतलब लोकसभा के मामले में स्पीकर, राज्यसभा के मामले में सभापति और राज्यों की विधानसभाओं में विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, लेकिन क्या हर तरह की अयोग्यता का फैसला सदन के अध्यक्ष ही करते हैं? मान लीजिए कोई सदस्य किसी और वजह से अयोग्य हो जाए, दल बदल के अलावा? नहीं, ये एक बहुत जरूरी बारीकी है जो आपने पूछी। अगर किसी सदस्य की अयोग्यता का मामला 10वीं अनुसूची यानी दल बदल से जुड़ा हुआ नहीं है, अच्छा, बल्कि संविधान में दिए गए दूसरे आधारों से है, जैसे मान लीजिए वो कोई लाभ का पद ले ले, या दिमागी तौर पर ठीक न रहे, या भारत का नागरिक न रहे, या किसी और कारण से, तो ऐसी स्थिति में अगर वो राज्य विधानसभा का सदस्य है तो उसकी अयोग्यता का फैसला राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल? हाँ, लेकिन राज्यपाल ये फैसला लेने से पहले चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की राय जरूर लेते हैं। ओह, तो दल बदल वाली अयोग्यता स्पीकर या चेयरमैन तय करते हैं और बाकी मामलों में राज्यपाल, वो भी चुनाव आयोग की सलाह पर? जी हाँ, बिल्कुल, ये अंतर है। ये अंतर समझना जरूरी था। चलिए अब 9वीं अनुसूची पर आते हैं। ये तो बहुत पहले ही, संविधान लागू होने के फौरन बाद 1951 में पहले संविधान संशोधन से ही जोड़ दी गई थी। उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। इसे लाने का क्या मकसद था? 9वीं अनुसूची को जोड़ने का सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण था भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स, और जमींदारी प्रथा को खत्म करने वाले कानूनों को कानूनी चुनौतियों से बचाना। बचाना किससे? अदालतों से। देखिए, आजादी के बाद सरकार बड़े पैमाने पर जमीनों का पुनर्वितरण करना चाहती थी ताकि जमीन जोतने वाले किसानों को उनका हक मिले। लेकिन उस समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। हाँ, वो तो था। तो जो बड़े जमींदार थे वो इन भूमि सुधार कानूनों को इसी आधार पर अदालतों में चुनौती दे रहे थे कि ये उनके मौलिक अधिकार का हनन है। इससे सुधार की प्रक्रिया में बहुत अड़चन आती थी, रुक रही थी। अच्छा, तो सरकार ने क्या किया? तो सरकार ने ये 9वीं अनुसूची बनाई और इसमें उन कानूनों को डालना शुरू कर दिया जिन्हें वो न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू से बचाना चाहती थी। कोशिश ये थी कि इस अनुसूची में जो कानून शामिल कर दिए गए हैं उन्हें अदालत में इस आधार पर चुनौती न दी जा सके कि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
एक तरह का कानूनी कवच बना दिया। लेकिन क्या आज भी ये कवच उतना ही मजबूत है? क्या 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून आज भी अदालतों की पहुंच से पूरी तरह बाहर है? नहीं, अब वो स्थिति नहीं रही है। काफी समय तक तो यही माना जाता रहा कि 9वीं अनुसूची में जो कानून डाल दिया वो बस सुरक्षित हो गया, उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर धीरे धीरे सवाल उठाए और आखिरकार 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया। मामला था I.R. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य। I.R. कोएल्हो केस, हाँ सुना है। क्या था उस फैसले में? उसने क्या बदल दिया? कोर्ट ने उस फैसले में बहुत साफ तौर पर कहा कि न्यायिक समीक्षा यानी कानूनों को संविधान की कसौटी पर परखने की जो शक्ति है वो संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मूल ढांचा? हाँ, और इसे छीना नहीं जा सकता किसी भी तरह से। इसलिए कोर्ट ने एक तारीख तय की, 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973। ये तारीख क्यों? ये वो तारीख है जब केशवानंद भारती मामले का ऐतिहासिक फैसला आया था, जिसमें मूल ढांचे का सिद्धांत पहली बार प्रतिपादित किया गया था। अच्छा। तो कोर्ट ने कहा कि इस तारीख के बाद, मतलब 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। हो सकती है? किस आधार पर? अदालत ये देखेगी कि क्या वो कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है या फिर भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है। और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ, उल्लंघन हो रहा है, तो उस कानून को रद्द भी किया जा सकता है। मतलब अब वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है? नहीं, संक्षेप में कहें तो अब 9वीं अनुसूची कानूनों को न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बचाने की गारंटी नहीं देती, खासकर उन कानूनों को जो 24 अप्रैल 1973 के बाद डाले गए हैं। तो ये तो न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन का एक बहुत अच्छा उदाहरण लगता है। खैर, अब 8वीं अनुसूची का रुख करते हैं। ये भाषाओं से जुड़ी है ना? जी। इसमें कितनी भाषाएं हैं? जी हाँ, 8वीं अनुसूची भारत की जो आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनकी सूची है और वर्तमान में इस सूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। 22 भाषाएं काफी हैं? क्या ये सभी शुरू से ही थीं? नहीं, जब संविधान लागू हुआ था तब इस अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थीं। सिर्फ 14? जी। भारत जैसा देश जहां इतनी भाषाई विविधता है, ये तो स्वाभाविक था कि समय के साथ और भाषाओं को इसमें शामिल करने की मांग उठेगी। हाँ, ये तो है। तो कौन कौन सी भाषाएं बाद में शामिल हुई और कब? सबसे पहले 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ। उसके जरिए सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी 1967 में? हाँ, फिर एक लंबा गैप आया और 1992 में 71वां संशोधन हुआ। उसके द्वारा 3 और भाषाओं को शामिल किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992 में? जी। और उसके बाद 2004 में 92वां संशोधन हुआ, जिसके जरिए 4 और भाषाएं जोड़ी गईं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 2004 में? हाँ, तो इस तरह 14 से शुरू होकर ये संख्या बढ़ते बढ़ते 22 हो गई। हमारी स्रोत सामग्री ये भी बताती है कि भोटी नाम की भाषा इस सूची में शामिल नहीं है। अच्छा, भाषाओं की ये सूची तो वाकई हमारे देश के सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। चलिए अब 5वीं और 6ठी अनुसूची की बात करते हैं। ये दोनों ही जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी हैं, ऐसा सुना है, लेकिन इनमें कुछ फर्क है शायद। वो क्या है? हाँ, अक्सर लोगों को इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, दोनों का मकसद तो एक ही है, जो हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके हितों की रक्षा करना और उनके क्षेत्रों का एक विशेष प्रशासन सुनिश्चित करना। लेकिन दोनों का दायरा अलग है और जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी अलग अलग है। अच्छा, तो पहले 5वीं अनुसूची के बारे में समझते हैं। ये किसके लिए है? 5वीं अनुसूची का संबंध भारत के उन राज्यों में स्थित अनुसूचित क्षेत्रों, शेड्यूल्ड एरियाज और वहां रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से हैं, जो 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते। मतलब कौन से राज्य इसमें नहीं आते? गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना, मतलब 4 राज्यों को छोड़कर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में जहां भी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके प्रशासन के लिए 5वीं अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। अच्छा, उन 4 को छोड़कर बाकी सब के लिए। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है इन आदिवासी समुदायों की जो विशिष्ट संस्कृति है, उनकी परंपराएं हैं और खासकर उनकी जो जमीन के अधिकार हैं, उनकी रक्षा करना। विशेष रूप से ये ध्यान रखना कि उनकी जमीन गैर आदिवासियों को आसानी से ट्रांसफर ना हो जाए।
और किसी इलाके को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कैसे किया जाता है? वहाँ प्रशासन कैसे चलता है? किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। वो कुछ चीजें देखते हैं, जैसे वहाँ आदिवासियों की आबादी अच्छी खासी हो, वो इलाका भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ हो, उसका आकार ठीक ठाक हो और वो बाकी इलाकों की तुलना में आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ हो। और प्रशासन? इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद बनाने का प्रावधान है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, जिसे टैग कहते हैं। अच्छा, टैग। हाँ, इसमें ज्यादा से ज्यादा 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3/4 सदस्य उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों होने चाहिए। और यहाँ राज्यपाल की भूमिका बहुत अहम होती है। राज्यपाल की? कैसे? राज्यपाल निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल का कौन सा कानून इन क्षेत्रों में लागू होगा या नहीं होगा, या अगर लागू होगा तो कुछ बदलावों के साथ होगा। राज्यपाल को इन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को नियमित रूप से रिपोर्ट भी भेजनी होती है। ठीक है, तो ये हुई 5वीं अनुसूची। अब 6ठी अनुसूची, आपने कहा ये सिर्फ 4 राज्यों के लिए है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जी हाँ, 6ठी अनुसूची सिर्फ इन्हीं 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बनाई गई है। इनमें ऐसा क्या खास है कि इनके लिए अलग से अनुसूची बनाई गई? इन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनको 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों से भी ज्यादा स्वायत्ता मतलब ऑटोनॉमी दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी अपनी एक विशिष्ट ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जिससे बनाए रखना जरूरी समझा गया। ज्यादा स्वायत्ता किस तरह की? 5वीं अनुसूची से कैसे अलग है ये? देखिए, इस 6ठी अनुसूची के तहत इन राज्यों के भीतर स्वायत्त जिला परिषदों, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी एडीसीज की स्थापना का प्रावधान है, और कुछ मामलों में स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स का भी। अच्छा, अपनी परिषदें? हाँ, ये परिषदें एक तरह की मिनी सरकार की तरह काम करती हैं। इन्हें अपने अपने क्षेत्रों के लिए काफी व्यापक विधायी, कार्यकारी और यहाँ तक कि न्यायिक शक्तियां भी मिली हुई हैं। क्या क्या कर सकती हैं ये परिषदें? ये जमीन, जंगल, पानी, खेती, स्वास्थ्य, गांव और शहर का प्रबंधन, ऐसे कई विषयों पर अपने कानून बना सकती हैं, टैक्स लगा सकती हैं, स्कूल, अस्पताल चला सकती हैं और अपना प्रशासन चला सकती हैं। मतलब काफी अधिकार है इनके पास। इनका चुनाव वगैरह कैसे होता है? इनके सदस्यों का चुनाव होता है और उनका कार्यकाल आमतौर पर परिषद की पहली बैठक से 5 साल का होता है। ये जानना भी जरूरी है कि 6ठी अनुसूची मणिपुर, नागालैंड या गोवा जैसे राज्यों पर लागू नहीं होती। अच्छा, तो मूल अंतर ये हुआ कि 5वीं अनुसूची ज्यादातर राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक सुरक्षात्मक ढांचा देती है, जिसमें राज्यपाल की भूमिका अहम है, जबकि 6ठी अनुसूची सिर्फ 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ खास जनजातीय क्षेत्रों को ज्यादा सीधी शक्तियां और अपनी परिषदें बनाने का अधिकार देती है। बिल्कुल सही समझा आपने। लक्ष्य दोनों का एक ही है, जनजातीय हितों का संरक्षण, लेकिन तरीका और स्वायत्तता का स्तर अलग अलग है, उन क्षेत्रों की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। चलिए, अब जब हम सभी अनुसूचियों को समझ ही रहे हैं, तो बाकी बची हुई पर भी एक नजर डाल लेते हैं। फटाफट पहली अनुसूची से शुरू करते हैं, वो तो आसान होगी शायद। हाँ, पहली अनुसूची तो सबसे सीधी सादी है। इसमें बस भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम और उनके भौगोलिक क्षेत्र मतलब उनकी सीमाओं का ब्यौरा दिया गया है। बस इतना ही? हाँ, और अगर देश में कोई नया राज्य बनता है या किसी राज्य का बंटवारा होता है या सीमाओं में कोई बदलाव होता है, तो सबसे पहले इसी पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। ठीक है। दूसरी अनुसूची, ये किसके बारे में है? दूसरी अनुसूची में देश के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन, भत्ते और दूसरी सुविधाओं मतलब एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस का जिक्र है। कौन कौन आते हैं इसमें? लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, राज्यों की विधानसभाओं के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, विधान परिषदों के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। इन सब के वेतन भत्ते इसी अनुसूची से तय होते हैं। अच्छा, ये सारे बड़े पद। और तीसरी अनुसूची, इसमें क्या है? तीसरी अनुसूची है शपथ यानी ओथ या प्रतिज्ञान यानी अफर्मेशन के प्रारूपों मतलब फॉर्म से संबंधित। शपथ? हाँ, जब कोई व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक पद लेता है या चुनाव लड़ता है, तो उसे संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। तो वो शपथ किन शब्दों में ली जाएगी, उसका क्या प्रारूप होगा, वो इस तीसरी अनुसूची में दिया गया है। किस किस की शपथ है इसमें? इसमें संघ के मंत्री, संसद के चुनाव के उम्मीदवार, संसद सदस्य यानी सांसद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, सीएजी, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनाव के उम्मीदवार
और राज्य विधानमंडल के सदस्य यानी विधायक, इन सब के द्वारा ली जाने वाली शपथों के प्रारूप हैं। लगभग सभी आ गए। लगभग। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अपवाद है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप इस तीसरी अनुसूची में नहीं है। अच्छा, वो कहाँ है फिर? उनकी शपथ के प्रारूप संविधान के संबंधित अनुच्छेदों में ही दिए गए हैं। राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 60 में और उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 69 में। ये ध्यान रखने वाली बात है। चौथी अनुसूची का जिक्र शायद पहले हुआ था बातों बातों में। ये राज्यसभा से संबंधित है। हाँ बिल्कुल। चौथी अनुसूची का संबंध राज्यसभा में सीटों के आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट से है। मतलब किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य चुनकर जाएंगे, ये इसी अनुसूची के आधार पर तय होता है। आमतौर पर ये उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होता है। ठीक है, अब बची आखिरी दो, 11वीं और 12वीं अनुसूची। ये भी बाद में जोड़ी गई थी, है ना, वो पंचायती राज और नगरपालिकाओं वाली। जी हाँ, बिल्कुल। 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 73वें संशोधन से। हाँ, ये पंचायती राज संस्थाओं यानी ग्राम पंचायतों को शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपने से संबंधित है। इसमें कुल 29 विषय दिए गए हैं जिन पर पंचायतों को काम करने का अधिकार और जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो स्थानीय स्तर पर स्वशासन की इकाई के रूप में काम कर सके। 29 विषय, क्या क्या है इसमें? कुछ उदाहरण? इसमें बहुत कुछ है, जैसे कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पशुपालन, मछली पालन, वन उपज, छोटे उद्योग, ग्रामीण आवास, पीने का पानी, सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी हटाना, शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियां, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास। काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण भी इसमें शामिल हैं। हालांकि हमारी जो स्रोत सामग्री है उसके अनुसार ग्रामीण खेल इसमें स्पष्ट रूप से लिस्टेड नहीं है। अच्छा, और 12वीं अनुसूची, वो भी 1992 में ही आई? हाँ, 12वीं अनुसूची को भी 1992 में 44th संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। जैसे 11वीं अनुसूची गांवों के लिए है, पंचायतों के लिए, वैसे ही 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों यानी नगरपालिकाओं, म्युनिसिपैलिटीज की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें कितने विषय हैं? इसमें नगरपालिकाओं के काम करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। जैसे? इनमें शामिल हैं शहरी योजना यानी अर्बन प्लानिंग, जमीन के उपयोग का रेगुलेशन, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना बनाना, सड़कें और पुल बनाना, पानी की सप्लाई देखना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई और कूड़ा मैनेजमेंट, फायर सर्विस, शहरी जंगल लगाना, अर्बन फॉरेस्ट्री, पर्यावरण का संरक्षण, समाज के कमजोर वर्गों का हित देखना, झुग्गी झोपड़ी सुधारना, शहरी गरीबी कम करना, और हाँ, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, बस स्टॉप जैसी सार्वजनिक सुविधाएं देना, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना, ये सब। तो ये थी संविधान की सभी 12 अनुसूचियां। हमने देखा कि कैसे ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे शासन के पूरे ढांचे को, अधिकारों के बंटवारे को और अलग-अलग संस्थाओं की जिम्मेदारियों को कितनी स्पष्टता और विस्तार देती हैं। ये संविधान का एक बहुत ही व्यवहारिक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल, ये अनुसूचियां दिखाती हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी दूरदर्शिता से, कितनी बारीकी से शासन की हर परत को समझा और उसे एक व्यवस्था देने की कोशिश की। सही कहा। चाहे वो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का संतुलन हो, या बड़े संवैधानिक पदों की गरिमा और उनके भत्ते तय करना हो, या हमारे देश की भाषाई विविधता को सम्मान देना हो, या फिर समाज के सबसे जरूरतमंद वर्गों जैसे अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करनी हो। यहाँ तक कि राजनीतिक जीवन की कुछ बुराइयों जैसे दल बदल को रोकने के उपाय भी इन्हीं अनुसूचियों का हिस्सा हैं। ये संविधान को जमीनी हकीकत से जोड़ती हैं, उसे सिर्फ किताबी दस्तावेज नहीं रहने देती। वाकई आज की इस चर्चा से अनुसूचियों के बारे में एक बहुत ही साफ तस्वीर उभर कर आई है। मुझे लगता है ये जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए काफी उपयोगी रही होगी। और जाते जाते मेरे मन में एक सवाल या कह लीजिए एक विचार आ रहा है। हाँ, बताइए। संविधान एक गतिशील दस्तावेज है ना, जो समय के साथ बदलता है, विकसित होता है। आज हम जिन नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, डेटा प्राइवेसी का मुद्दा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। हाँ, ये सब तो 70 साल पहले सोचा भी नहीं गया होगा। बिल्कुल। तो क्या लगता है, भविष्य में हमारे संविधान में नई अनुसूचियां जोड़ने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर जो मौजूदा अनुसूचियां हैं उन्हीं में नए आयाम जोड़ने या उन्हें और स्पष्ट करने की जरूरत महसूस होगी?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे चलकर नीति निर्माताओं को और हम सभी को सोचने की जरूरत पड़ेगी। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों मतलब शेड्यूल्स पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास कुछ नोट्स है, सवाल जवाब है और कोशिश रहेगी कि इन अनुसूचियों की क्या अहमियत है, क्या है इनमें खास बातें, वो सब आसान भाषा में समझें। बिल्कुल। देखिए, संविधान में अनुसूचियों का ना एक बहुत खास मकसद होता है। अब संविधान तो मूल कानून है देश का, उसमें बड़े बड़े सिद्धांत नियम लिखे हैं। हाँ? लेकिन कई सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, लिस्ट्स होती हैं या प्रशासनिक नियम होते हैं जिनको अगर आप मुख्य आर्टिकल्स में डालेंगे ना तो बहुत लंबा और मुश्किल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बोझिल हो जाता, समझने में मुश्किल। तो अनुसूचियां क्या है? एक तरह से एनेक्शर्स लें, परिशिष्ट। अच्छा। जो ये अतिरिक्त जानकारी को एक जगह व्यवस्थित तरीके से रखती हैं और शासन चलाने में मदद करती हैं। अच्छा, ये तो दिलचस्प है कि उन्हें अलग रखा गया। तो फिर कहाँ से शुरू करें? हैं कितनी अनुसूचियां कुल मिलाकर? और क्या शुरू से ही उतनी थी जितनी आज है? देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तब इसमें 8 अनुसूचियां थीं। सिर्फ 8? हाँ, सिर्फ 8। लेकिन हम सब जानते हैं, समय बदलता है, देश की जरूरतें बदलती हैं। बिल्कुल। तो इन बदलती जरूरतों के लिए संविधान में संशोधन हुए और समय समय पर नई अनुसूचियां जुड़ती गईं। तो आज की तारीख में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 8 से 12, अच्छा सफर है। चलिए, तो इन अनुसूचियों की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। अक्सर जो शुरू की अनुसूचियां हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इनको काफी बुनियादी माना जाता है। इनमें क्या है? हाँ बिल्कुल, ये पहली 4 अनुसूचियां तो एक तरह से हमारे देश के मतलब भारतीय संघ के ढांचे की रूपरेखा तय करती हैं। पहली अनुसूची तो सबसे बेसिक है। इसमें क्या है? भारत के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, और केंद्र शासित प्रदेश, उन सब के नाम और उनके इलाके मतलब उनका भौगोलिक क्षेत्र कहाँ तक है, उसका पूरा ब्यौरा है। अच्छा। अगर कोई नया राज्य बनाना हो या किसी राज्य की सीमा बदलनी हो तो सबसे पहले इसी अनुसूची में बदलाव करना पड़ता है। यानी ये भारत का ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप है एक तरह से। बिल्कुल सही। फिर आती है दूसरी अनुसूची। दूसरी वाली? इसमें देश के कुछ बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। अच्छा, जजेस भी? हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सब के वेतन, भत्ते, पेंशन, विशेषाधिकार, इन सब का जिक्र है इसमें। क्यों जरूरी है ये अलग से देना? ताकि इन ऊंचे पदों की गरिमा बनी रहे, स्वतंत्रता बनी रहे और उनका जो पारिश्रमिक है वो साफ तौर पर तय हो। ठीक है। और तीसरी अनुसूची? तीसरी है शपथ या प्रतिज्ञान से जुड़ी। ओथ्स एंड एफर्मेशंस। अच्छा, शपथ। हाँ, जब कोई बड़ा पद लेता है, जैसे मंत्री बने, संसद सदस्य या विधानमंडल सदस्य बने या जज बने, तो उन्हें संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। तो उस शपथ में क्या बोला जाएगा, उसका फॉर्मेट, उसका प्रारूप इसी अनुसूची में दिया है। सबके लिए? लगभग सबके लिए। एक दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप यहाँ नहीं है। अरे, वो कहाँ है फिर? वो संविधान के आर्टिकल्स में ही है, आर्टिकल 60 और 69 में। अच्छा, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। और चौथी? और चौथी अनुसूची ये तय करती है कि राज्यसभा में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें होंगी। हाँ, क्योंकि राज्यसभा में तो सब राज्यों से बराबर सदस्य नहीं होते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जनसंख्या के आधार पर होता है ज्यादातर। तो किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, ये चौथी अनुसूची ही तय करती है। ये फेडरल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो ये पहली 4 तो हो गई, देश का ढांचा, पद और प्रतिनिधित्व। अब आते हैं उस पर जिसकी चर्चा शायद सबसे ज्यादा होती है, खासकर केंद्र राज्य संबंधों में, 7वीं अनुसूची। क्या है इसका असल महत्व? देखिए, 7वीं अनुसूची तो आप कह सकते हैं कि ये भारतीय संघीय व्यवस्था की जान है। जान है? क्यों? क्योंकि भारत इतना बड़ा, इतना विविध देश है। हाँ। यहाँ केंद्र सरकार है, फिर राज्यों की सरकारें हैं। हाँ। अब दोनों के बीच काम का टकराव ना हो। हाँ। दोनों अपने अपने दायरे में ठीक से काम कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि उनकी शक्तियां, खासकर कानून बनाने की शक्ति, विधायी शक्तियां, हाँ विधायी शक्तियां, वो साफ साफ बंटी हो। हाँ। 7वीं अनुसूची यही काम करती है। इसने विषयों को 3 लिस्ट में बांट दिया है। हाँ, ये 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इनके बारे में थोड़ा बताएं।
बिल्कुल। पहली है संघ सूची, हाँ। यानी यूनियन लिस्ट। हाँ। इसमें वो विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का है। हाँ। मतलब संसद का। अच्छा। ये ऐसे मामले हैं जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं, जिन पर एक जैसी पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे देश की रक्षा, विदेश मामले, करेंसी, सिक्का ढलाई, बैंकिंग, रेलवे, जनगणना, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज, पोस्ट ऑफिस, सेविंग्स बैंक, अंतर्राज्य व्यापार भी इसी में। और जो खाने हैं, तेल क्षेत्र हैं, उनमें श्रम और सुरक्षा का रेगुलेशन भी केंद्र ही देखता है। इसमें करीब 100 विषय हैं अभी। 100 विषय, काफी ज्यादा है। ठीक है, और राज्य सूची? राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, इसमें वो विषय हैं जो आमतौर पर क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के होते हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों की विधानसभाओं का है। जैसे कि पुलिस? हाँ, जैसे राज्य की आंतरिक कानून व्यवस्था यानी लोक व्यवस्था, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सफाई, कृषि, मछली पालन, भूमि सुधार। इसमें कुछ दिलचस्प चीजें भी हैं शायद। हाँ, जैसे सट्टेबाजी और जुआ, ये भी राज्य सूची में ही है। अच्छा। और रेलवे पुलिस, ध्यान दीजिएगा, रेलवे नहीं, सिर्फ रेलवे पुलिस, जेल, गैस सप्लाई, ये सब राज्यों के पास हैं। इसमें करीब 61 विषय हैं। ठीक। और तीसरी, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। हाँ, समवर्ती सूची, ये एक तरह की आप कह सकते हैं साझा लिस्ट है। साझा मतलब इन विषयों पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी, दोनों को अधिकार है। अच्छा, ऐसा क्यों? इसका मकसद यह है कि कुछ मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता भी रहे और राज्यों की जो स्थानीय जरूरतें हैं उनका भी ध्यान रखा जा सके। जैसे कौन से विषय हैं इसमें? जैसे क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर, शिक्षा। पहले शिक्षा राज्य सूची में थी, बाद में इसे समवर्ती में डाला गया। हाँ, ये तो बड़ा बदलाव था। जी। फिर जंगल, वन, शादी तलाक, गोद लेना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आर्थिक और सामाजिक योजनाएं, जानवरों पर क्रूरता रोकना, दिवालियापन, खाने की चीजों में मिलावट रोकना, कारखाने, सामाजिक सुरक्षा, ये सब इसमें करीब 52 विषय हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर मान लीजिए समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र ने भी कानून बना दिया और राज्य ने भी, और दोनों में टकराव हो गया, तब क्या होगा? किसका कानून चलेगा? ये बहुत वाजिब सवाल है और संविधान में इसका जवाब साफ है। अगर ऐसा कोई टकराव होता है तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा। हाँ, केंद्र का। हाँ, राज्य का कानून उस हद तक लागू नहीं होगा जहां तक वो केंद्र के कानून से टकरा रहा है। मतलब केंद्र का पलड़ा भारी है। और ये समवर्ती सूची का आइडिया कहाँ से आया? ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरणा ली है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से। हाँ। ठीक है, पर मान लीजिए कोई ऐसा नया विषय आ गया जो इन तीनों लिस्ट में कहीं है ही नहीं। मान लीजिए कोई बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी आ गई। हाँ, हो सकता है। ऐसे विषयों को कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां या रेसिड्यूरी पावर्स। अवशिष्ट शक्तियां। जी। संविधान का आर्टिकल 248 साफ कहता है कि ऐसा कोई भी विषय जो तीनों सूचियों में नहीं है, उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास होगा। केवल संसद के पास? हाँ, ताकि कोई भी क्षेत्र कानून के दायरे से बाहर न रह जाए। जैसे आपने कहा स्पेस टेक्नोलॉजी, ये शुरू में किसी लिस्ट में नहीं थी, अब इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का है। तो ये 7वीं अनुसूची तो वाकई केंद्र राज्य संबंधों की धुरी है, शक्तियों का संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अब एक ऐसी अनुसूची पर आते हैं जो राजनीति में बहुत हलचल मचाती है, 10वीं अनुसूची, दल बदल विरोधी कानून। हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये कब और क्यों आई? ये आई 1985 में, 52वां संविधान संशोधन था। उस दौर में ना वो आया राम गया राम वाली राजनीति बहुत बढ़ गई थी। हाँ, सुना है। मतलब चुने हुए विधायक या सांसद अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे, सिर्फ अपने फायदे के लिए, मंत्री पद के लालच में। इससे सरकारें गिर जाती थीं, अस्थिरता आती थी और ये एक तरह से जनता के वोट का अपमान भी था। सही बात है। तो इसी चीज को रोकने के लिए ये कानून लाया गया ताकि अगर कोई सदस्य दल बदल करता है तो उसे सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जा सके। लेकिन क्या ये शुरू से ही इतना सख्त था? सुना है इसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। जो शुरू का कानून था उसमें एक कह सकते हैं लूप होल था। क्या? उसमें था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा, उसे विभाजन मान लिया जाएगा और उनकी सदस्यता बच जाएगी। अरे, तो लोग इसका फायदा उठाते होंगे। बहुत उठाया। थोक में दल बदल होने लगे। तो इस कमी को दूर करने के लिए 2003 में 91वां संशोधन लाया गया। अच्छा, उसमें क्या हुआ? उसमें ये 1/3 विभाजन वाला प्रावधान ही खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ विलय की स्थिति में छूट मिल सकती है और उसके लिए भी शर्त है कि पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य विलय के लिए राजी हों।
तो अब ये काफी मजबूत हो गया है। हाँ, पहले से काफी मजबूत है। और ये फैसला कौन करता है कि कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य है या नहीं? ये फैसला करने का अधिकार है सदन के पीठासीन अधिकारी का, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा में स्पीकर। हाँ, लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में सभापति और राज्यों की विधानसभाओं में वहां के स्पीकर। अच्छा, लेकिन क्या हर तरह की अयोग्यता का फैसला यही करते हैं? नहीं नहीं, ये एक बहुत जरूरी अंतर है, समझना होगा। बताइए। अगर किसी सदस्य की अयोग्यता का सवाल दल बदल यानी 10वीं अनुसूची के आधार पर नहीं है, मतलब संविधान में जो दूसरे कारण दिए हैं अयोग्यता के, जैसे लाभ का पद ले लिया, दिमागी रूप से ठीक नहीं है, भारत के नागरिक नहीं रहे, वगैरह वगैरह, हाँ, तो ऐसे मामलों में फैसला सदन के अध्यक्ष नहीं करते। अगर राज्य विधानसभा का सदस्य है तो फैसला राज्यपाल करेंगे, चुनाव आयोग की सलाह लेकर। अच्छा, राज्यपाल करेंगे। जी, और अगर संसद का सदस्य है तो राष्ट्रपति करेंगे, चुनाव आयोग की सलाह पर। ठीक है, ये अंतर साफ हुआ। दल बदल वाला मामला स्पीकर सभापति देखेंगे, बाकी मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह से। बिल्कुल। चलिए, अब नवीं अनुसूची पर आते हैं। ये तो बहुत पहले ही आ गई थी, 1951 में, पहले संशोधन से ही, नेहरू जी के समय में। जी हाँ, बिल्कुल शुरुआत में ही। इसे लाने का कारण क्या था? इसका मुख्य और तात्कालिक कारण था भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। अच्छा, आजादी के बाद सरकार जमींदारी प्रथा खत्म करना चाहती थी, जमीन का ठीक से बंटवारा करना चाहती थी। लेकिन उस समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। तो जमींदार लोग क्या कर रहे थे, इन भूमि सुधार कानूनों को कोर्ट में चुनौती दे रहे थे। किस आधार पर? इसी आधार पर कि ये उनके मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार का हनन करते हैं। इससे सरकार के सुधार कार्यक्रम रुक रहे थे। तो सरकार ने क्या किया? सरकार यही 9वीं अनुसूची लेकर आई। इसमें एक व्यवस्था कर दी कि जिन कानूनों को इस 9वीं अनुसूची की लिस्ट में डाल दिया जाएगा, हाँ, उन्हें इस आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अरे, मतलब एक तरह से कोर्ट की शक्ति से बाहर कर दिया। हाँ, एक तरह से उन कानूनों को न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू से बचाने की कोशिश थी। न्यायिक समीक्षा मतलब कोर्ट की वो शक्ति जिससे वो किसी कानून की संवैधानिकता जांचते हैं। तो ये तो एक तरह का सुरक्षा कवच बन गया उन कानूनों के लिए। लेकिन क्या ये कवच आज भी उतना ही मजबूत है? क्या आज भी 9वीं अनुसूची के कानूनों को कोर्ट में हाथ नहीं लगाया जा सकता? नहीं, अब वो बात नहीं रही, स्थिति बदल गई है। कैसे? देखिए, कई सालों तक तो यही माना गया कि 9वीं अनुसूची में जो गया वो सुरक्षित हो गया। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया आईआर कोयलो केस में। आईआर कोयलो, क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि देखिए, न्यायिक समीक्षा तो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। मूल ढांचा मतलब संविधान के वो बुनियादी सिद्धांत जिन्हें संसद भी संशोधन करके बदल नहीं सकती। अच्छा, तो कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973, ये तारीख याद रखिएगा, ये केशवानंद भारती केस के फैसले की तारीख है जिसमें मूल ढांचे का सिद्धांत आया था। हाँ। तो इस तारीख के बाद 9वीं अनुसूची में जो भी कानून डाला गया है उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। किस आधार पर? इस आधार पर कि कहीं वो कानून संविधान के मूल ढांचे या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो उसे रद्द किया जा सकता है, भले ही वो 9वीं अनुसूची में हो। बाप रे, तो मतलब अब 9वीं अनुसूची वो पहले वाला सुरक्षा कवच नहीं रही? नहीं, अब वो अंधा या पूरा संरक्षण नहीं देती। ये संविधान और न्यायपालिका के बीच संतुलन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात पता चली। चलिए अब जरा भाषाओं पर आते हैं। 8वीं अनुसूची। जी हाँ, 8वीं अनुसूची ये भारत की जो आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनकी लिस्ट है। हमारी भाषाई विविधता का प्रतीक? बिल्कुल। अभी इसमें 22 भाषाएं हैं। 22? क्या शुरू से ही 22 थी? नहीं, जब संविधान बना था तब इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी। सिर्फ 14? हाँ, फिर समय के साथ अलग अलग समुदायों की मांग पर उन भाषाओं के महत्व को देखते हुए और भाषाएं जोड़ी गईं। कौन कौन सी जुड़ी बाद में? सबसे पहले 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई, 21वां संशोधन था वो। फिर 1992 में 71वें संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। अच्छा, नेपाली भी है? जी हाँ, नेपाली भी है। और फिर सबसे आखिर में 2004 में 92वें संशोधन से
4 और भाषाएं जुड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। और कोई भाषा जो अक्सर लोग सोचते हैं कि होगी पर है नहीं? हाँ, जैसे हमारी जानकारी के हिसाब से भोटी भाषा इस सूची में नहीं है। अच्छा, तो कुल 22 भाषाएं। ठीक है। अब 2 अनुसूचियां जो अक्सर साथ में ली जाती हैं पर अलग हैं, 5वीं और 6ठी। ये दोनों आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ी हैं। हाँ, दोनों का संबंध अनुसूचित जनजातियों और उनके क्षेत्रों के प्रशासन से है, लेकिन दोनों का दायरा और जो व्यवस्था है वो अलग-अलग है। अच्छा। पर हाँ, दोनों का मूल उद्देश्य एक ही है। इन समुदायों के जो खास हित हैं, उनकी संस्कृति है, उनकी जमीन है, उसकी रक्षा करना। तो पहले 5वीं अनुसूची के बारे में बताइए, ये कहाँ लागू होती है? और मिजोरम, इन 4 को छोड़कर बाकी देश में जहां भी अनुसूचित क्षेत्र या जनजातियां हैं, वहां 5वीं अनुसूची लागू होती है। और किसी इलाके को अनुसूचित क्षेत्र कैसे घोषित करते हैं? उसके कुछ आधार होते हैं, जैसे वहां आदिवासियों की अच्छी खासी आबादी हो, इलाका ठीक-ठाक बड़ा हो और आर्थिक रूप से पिछड़ा हो। राष्ट्रपति इसे घोषित करते हैं। और इसमें प्रशासन कैसे होता है? इसका मुख्य जोर इस बात पर है कि इन आदिवासी समुदायों की जमीन गैर आदिवासियों के पास न जाए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद बनाने का भी प्रावधान है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, TAC। उसमें कौन लोग होते हैं? उसमें ज्यादातर सदस्य उसी राज्य की विधानसभा के आदिवासी विधायक होते हैं और राज्यपाल की भूमिका बहुत अहम होती है इसमें। राज्यपाल की कैसे? राज्यपाल तय कर सकते हैं कि संसद या राज्य विधानसभा का कौन सा कानून इन क्षेत्रों में लागू होगा, या अगर लागू होगा तो किस बदलाव के साथ लागू होगा। मतलब उन्हें काफी शक्ति दी गई है। ठीक है, तो ये हुई 5वीं अनुसूची। अब 6ठी अनुसूची, ये किन राज्यों के लिए है? 6ठी अनुसूची सिर्फ 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM ऐसे याद रख सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इसमें क्या खास है? इसमें खास ये है कि इन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उन्हें बहुत ज्यादा स्वायत्ता दी गई है, ऑटोनॉमी। अच्छा, किस तरह की स्वायत्ता? इस अनुसूची के तहत इन क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदें बनाई जाती हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ADCs। कहीं-कहीं क्षेत्रीय परिषदें भी होती हैं। ये परिषदें क्या करती हैं? इन्हें अपने इलाके के लिए काफी शक्तियां मिली होती हैं। ये जमीन, जंगल, पानी, खेती, स्वास्थ्य, गांव का प्रशासन, इन सब पर कानून बना सकती हैं। टैक्स भी लगा सकती हैं? हाँ, टैक्स भी लगा सकती हैं और छोटे-मोटे न्यायिक काम भी कर सकती हैं। इनके चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल आमतौर पर 5 साल का होता है। तो ये तो काफी ज्यादा अधिकार हो गए। जी हाँ, ये व्यवस्था मणिपुर, नागालैंड या गोवा जैसे राज्यों में नहीं है। ये ध्यान रखना जरूरी है, सिर्फ उन 4 राज्यों के लिए। तो मतलब मूल अंतर ये हुआ कि 5वीं अनुसूची ज्यादातर राज्यों के लिए एक सुरक्षा वाला ढांचा है, जिसमें राज्यपाल की भूमिका अहम है। जबकि 6ठी अनुसूची सिर्फ 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ इलाकों को परिषदों के जरिए ज्यादा स्वशासन देती है। बिल्कुल सही समझा आपने। लक्ष्य एक ही है, जनजातीय हितों का संरक्षण, लेकिन तरीका और स्वायत्ता का लेवल अलग है। बहुत अच्छे से साफ हो गया ये। अब आखिर में 2 अनुसूचियां बची, 11वीं और 12वीं। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जुड़ी है ना, पंचायतें और नगर पालिकाएं। जी हाँ, बिल्कुल। ये भी बाद में जोड़ी गई थी 1992 में 73वें और 74वें संशोधन से। हाँ, ये तो बहुत बड़े संशोधन थे। बहुत बड़े। लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए। तो 11वीं अनुसूची किसके लिए है? 11वीं अनुसूची जुड़ी है 73वें संशोधन से और ये पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में है। इसमें कितने विषय हैं? इसमें कुल 29 विषय दिए गए हैं, जिन पर पंचायतों को काम करने का अधिकार और जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्या क्या आता है इसमें? बहुत कुछ है। कृषि, भूमि सुधार, पीने का पानी, गांव की सड़कें, गरीबी हटाना, महिला और बाल विकास, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक गतिविधियां, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण भी है। अच्छा। हाँ, लेकिन जैसे ग्रामीण खेल जैसा कोई विषय इसमें साफ तौर पर लिस्टेड नहीं है, हमारी जानकारी के अनुसार। ठीक है। और 12वीं अनुसूची? 12वीं अनुसूची जुड़ी है 74वें संशोधन से। यह शहरी स्थानीय निकायों के लिए है, मतलब नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर परिषद वगैरह। इसमें कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं।
शहरों वाले। हाँ, शहरों वाले, जैसे शहरों की प्लानिंग करना, सड़कें और पुल बनाना, पानी सप्लाई, साफ सफाई, कूड़ा मैनेजमेंट, पर्यावरण का ध्यान रखना, झुग्गी झोपड़ी सुधार, शहरी गरीबी कम करना, जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन, ये सब काम। तो इन दोनों अनुसूचियों ने पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, उन्हें मजबूत किया बिल्कुल। और विकास की जिम्मेदारियों में भागीदार बनाया। विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ये बहुत बड़े कदम थे। तो हमने आज संविधान की इन 12 की 12 अनुसूचियों का एक तरह से पूरा खाका देख लिया। जी। ये वाकई सिर्फ लिस्ट्स नहीं है, ये बताती है कि हमारा संविधान असलियत में काम कैसे करता है, कैसे शक्तियां बटी हैं, कैसे पद संभाले जाते हैं, कैसे अलग अलग समूहों का ध्यान रखा जाता है। एकदम सही कहा आपने। ये अनुसूचियां संविधान के जो मूल सिद्धांत है ना, उनको प्रैक्टिकल रूप देती हैं। ये दिखाती है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने कितनी दूर की सोची थी, कितनी बारीकी से एक जटिल पर व्यवस्थित सिस्टम बनाने की कोशिश की। चाहे वो केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का वो नाजुक संतुलन हो, या फिर शपथ से जुड़ा नैतिकता का सवाल हो, या फिर आदिवासी समुदायों या स्थानीय सरकारों को ताकत देने की बात हो। वाकई आज की इस चर्चा से अनुसूचियों को लेकर एक नई और गहरी समझ बनी है। ये जानकारी मुझे लगता है हमारे श्रोताओं के लिए भी काफी उपयोगी रही होगी। और जाते जाते बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। देखिए, संविधान एक जीता जागता दस्तावेज है ना? वो समय के साथ बदलता है, विकसित होता है। बिल्कुल। आज हम डेटा प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। ये नई चुनौतियां हैं, नई हकीकतें हैं, जिनका शायद 70 साल पहले अंदाजा भी नहीं था। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में हमें इन नए मुद्दों को ठीक से संभालने के लिए संविधान में नई अनुसूचियां जोड़ने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर जो मौजूदा अनुसूचियां हैं उन्हीं में और बदलाव या उनकी नई तरह से व्याख्या करने की गुंजाइश है? ये एक सवाल है जिस पर शायद हमें आगे सोचना होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस विचार के साथ ही आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।